अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हल्दी का कारोबार बड़े पैमाने पर किस तरह से किया जा सकता है। हल्दी की कौन कौन सी किस्में हैं और हल्दी की पैदावार पाकिस्तान के किन इलाकों में होती है। साथ ही हम बात करेंगे हल्दी के बिग एक्सपोर्टर और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में हल्दी का कारोबार बड़े पैमाने पर किस तरह से किया जा सकता है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। पहले हम इस टॉपिक पे वीडियोस बना चुके हैं और उसमें हम डिटेल से कुछ बातें बता चुके हैं, लेकिन बहुत से भाई जो हैं वो हमसे सवाल करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इस हवाले से हमने सोचा कि एक पूरी केस स्टडी कर दी जाए कि अगर कोई बंदा A to Z समझना चाहता है इस काम को और वो ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान में हल्दी किन किन इलाकों में पैदा होती है, इसका सीज़न कौन सा है, होलसेल पे इसका काम कैसे किया जा सकता है, परचेजिंग कब करनी चाहिए और किन इलाकों से परचेजिंग करनी चाहिए, इसके एक्सपोर्टर कौन से ममालिक हैं, इंपोर्टर कौन से ममालिक हैं, और होलसेल और रिटेल में किस तरह से इसको जो है वो यूटिलाइज़ करके इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसे एक वीडियो में आपको बताने के लिए हमने ये एक पूरी केस स्टडी, तो अगर आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो इसमें आप ये सारी चीज़ें जान पाएंगे कि सबसे पहले तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हल्दी किन एरियाज़ में पाकिस्तान में पैदा होती है। उसके बाद कौन से वक्त में या कौन से महीनों में इसकी बाइंग करनी चाहिए, और उसके बाद दुनिया में बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं, बड़े इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। फिर हम अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें ऑर्डर किस तरह से लेना चाहिए, जी सर, ऐसा ही और है। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, पैकिंग किस तरह से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने बाइंग करनी है तो रनिंग फाइनेंस बैंक से कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल सर, और साथ बिल्कुल। ही साथ इन्वेस्टर आप किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा बाइंग हाउस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस है। हम टर्की में, रशिया में, आज़रबाईजान में, यूक्रेन में सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कि अगर आप होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमारी सर्विसेज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम कोई भी पैसे शुरू में चार्ज नहीं करते। जब आप कामयाब होते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो तब आप अपने मुनाफे में से हमारे साथ कुछ मुनासिब शेयर, जिसका 10% से 30% मुनाफे में से आप हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये इस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें आप लोगों का साथ हमें चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हल्दी के बिज़नेस का स्कोप क्या है। अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर 24 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हर घर में हल्दी इस्तेमाल होती है। जी सर, ऐसा ही है। तो आप देखें कि हल्दी आप अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर बंदा इस्तेमाल करता है। हमारे खानों में इस्तेमाल होती है, हमारे शादी ब्याह में जो है वो दुल्हन को ऐसा ही है सर, बिल्कुल। वो हल्दी चंदन का उपटन वगैरह लगा के वो एक रस्म होती है, वो अदा होती है। तो हल्दी एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी है जो कॉस्मेटिक्स के अंदर जी यूज सर होती जी। है। उसके साथ साथ ये हल्दी एक मेडिसन भी है मेडिसन भी जो है। अंदरूनी जख्मों के लिए बहुत ज़्यादा। आज की जदीद साइंस जो है, जो जिस्म के अंदर जिसे हम कहते हैं फेफड़ों के जख्म होते हैं, जी सर। सांस की नाली के जख्म होते हैं, और जिसे हम अंदरूनी यानी कि कैंसर कहा जाता है, जी सर, लंग्स कैंसर, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है सर। तो हल्दी आप जानते हैं पुराने वक्तों में अगर किसी बंदे को कोई कट लग जाता था या कोई चोट लग जाती थी, तो वो जो अगर अंदरूनी चोट है या बैरूनी चोट है, दोनों सूरतों में अंदरूनी चोट के लिए भी हल्दी जो है वो उसको आटे के अंदर मिक्स करके तो उसको पकाया जाता था, और पकाकर जो है ना वो हल्दी का पेस्ट उसके ऊपर बांध कर 1 दिन या 2 दिन के लिए उसको रखा जाता था, तो वो सारी सूज जो थी उसकी ख़त्म हो जाती थी, यानी इन्फ्लेमेशन जो थी ख़त्म हो जाती थी। इसी तरह से अगर बैरूनी चोट है यानी कि कट लगा है, तो उसका जो है एज एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ होता था। वो हल्दी लगा देते थे और उससे जरासीम और बाकी चीज़ों से
महफूज रहता था बंदा। बिल्कुल सही है सर। पुराने ज़मानों में जो खंजरों के और तलवारों के जो वार होते थे, अगर किसी बंदे को जख्म आ जाते थे तो उसका इलाज भी वो हल्दी के साथ करते बिल्कुल सर, ऐसा ही थे। है। ये तो एक तरफ होगी। दूसरी तरफ आजकल के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो मोटापा हर बंदे का, हर दूसरे बंदे का और हर औरत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तो हल्दी का एक इतना बेहतरीन इस्तेमाल कि अगर आप सिर्फ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच की बात कर रहा हूँ, पिसा हुआ 1 चम्मच हल्दी रोज़ाना सुबह के वक्त निहार मुंह अपने 1 कप ऑफ, यानी कि 1 कप है उसके अंदर आप 1 चम्मच हल्दी का डालकर जी सर। 1 कप दूध के अंदर डेली बेसिस पर आप डालकर उसको पिए, तो वो आपके जो मोटापे के सेल्स हैं जी उनको सर। कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो उसकी बर्निंग करके उसको कन्वर्ट कर देता है और आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने आप को इंतहाई फिट और इंतहाई जो है एक सेहतमंद, और आपका वेट लॉस जो है वो विद इन 2 वीक शुरू हो चर्बी जाएगा, को खत्म कर देता खत्म है, कर बिल्कुल। देगा, पेट खत्म कर देगा, आप बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे। माशाल्लाह तो सर। सबसे सस्ता ये आपको कोई हकीम नहीं बताएगा क्योंकि उन्होंने हज़ारों रुपए लेना होते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, औरतें भी बच्चे भी, बच्चों को ज़रूरत नहीं, बड़े लोग, जो औरतें और बड़े लोग जिनको मोटापे का इशू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये हल्दी, इसका इस्तेमाल होता है, हल्दी का पेस्ट बनाकर जो है वो लड़कियां फेस वगैरह पे लगाती हैं और इस तरह से उनके ब्यूटी के हवाले से। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जो मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, और जो इसी तरह से डिफरेंट और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो रोज़ाना 2 दफ़ा सुबह और शाम अगर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, दूध के अंदर 1 चम्मच शहद वगैरह डाल के, या अगर ना भी डालें तो वो मिठास, ये ऑर्गेनिक है लेकिन इसका नुकसान तो कोई नहीं है। तो ये जो है इसका बहुत ही अच्छा एक डायबिटीज़ और बीपी के मरीज़ों के लिए, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनका भी रिड्यूस करता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ हमने देखें कि पेन रिलीविंग और अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनका भी फ़ायदा है। तो अब देखें, जदीद साइंस जो है, अमेरिका है, कनाडा है, अगर आप बात करते हैं जापान की, यूके की, यूरोप की, ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि हल्दी को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, और अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान से या इंडिया से या दूसरे ममालिक से ये इंपोर्ट करके ये लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जदीद रिसर्च से पता चला है कि ये कितनी हेल्पफुल है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारे लिए हल्दी है, उनके लिए ये हर्बल मेडिसन है। जी सर। क्या है? हर्बल हर्बल मेडिसन है। मेडिसन है, जो आप देखें कैंसर तक का जो मर्ज है उसके इलाज में हेल्पफुल है। जी सर। अगर आप दूध के अंदर रोज़ाना 1 चम्मच हल्दी, सिर्फ आप या आधा चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपके जोड़ों के दर्द ख़त्म हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर का मसला ख़त्म हो जाएगा, आपका सांस का मसला ख़त्म हो जाएगा, आपका वेट जो है गेन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, वेट लॉस क्लियर हो जाएगा आपका। इसी तरह से अंदरूनी जो आपकी बीमारियां हैं, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप अपने आप को 2 हफ्तों के बाद बिल्कुल फिट फाट और हर हवाले से बहुत ज़्यादा जो है एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये एक ऐसा हिडन सीक्रेट है जो बहुत से हकीम आपको बताते नहीं हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। आप यूट्यूब पे जाएं, दूसरे जो चैनल्स हैं, आप वहाँ पर लिखें इंग्लिश में हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक के हेल्थ बेनिफिट्स, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ है। अब ये इतनी अच्छी चीज़ है जो लाखों टन के हिसाब से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, और हम बदकिस्मती हमारी कि हमें पता ना होने की वजह से हम उस तरह से यूज़ नहीं करते। हम खाने में सिर्फ उसका कलर देने के लिए या थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, आज हम पिज़्ज़े की तरफ जा रहे हैं, आज हम बर्गर की तरफ जा रहे हैं, आज हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, आज हम दूसरे खानों को, खाने को पकाने के, ये देखिए हमारे जो खाने पकाने का तरीका है वो इतना ख़राब हो गया है कि आप ये समझ लें कि हम खाने को इतना पका देते हैं कि उसके अंदर जो जो एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो गल सड़ जाते हैं, और वो खाना जो है वो खाना रह ही नहीं जाता। वो बस एक ऐसी चीज़ है कि मतलब जो आप खा रहे हैं पेट भर रहे हैं, लेकिन उसके जो वाइटामिन्स हैं, जो उसकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं,
डॉक्टर्स क्यों कहते हैं आपको कि आप बॉयल करके खाना खाएं? डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि आप लेस स्पाइसी खाएं? आप इस बात को समझते हैं कि जब भी कोई बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर उसको यही कहता है कि भाई आप स्पाइसी नहीं खाएं, कुछ दिनों के लिए आप दलिया खा लें, आप जो है वो या तो उसका खिचड़ी बना के खा लें, दलिया खा लें। क्यों? इसीलिए कहते हैं ना कि खाना हमारे घरों में जो हाइजीनिक खाना बनता ही नहीं है। क्यों? हम अपनी ट्रेडिशंस को बदल दिया है, हमने अपने स्टाइल को बदल दिया है, स्टाइल ऑफ कुकिंग को बदल दिया है, हमने अपने खाने की हैबिट्स को बदल दिया है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं आज़रबाईजान में, तो एक एवरेज बंदा कलीमुल्लाह, यहाँ पर मैं 11 साल हो गया मुझे। जी सर। तो एक एवरेज बंदा यहाँ पर जो है मैं एक यहाँ पर एक आपसे स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि गांव में मैं गया मिलने के लिए बंदे को, तो मैंने देखा कि बंदे की उम्र 102 साल होगी माशाल्लाह सर। और बाबा जी बैठे हुए हैं। और मैंने पूछा तो उनकी जो बीवी थी वो भी जिंदा थी, वो भी तकरीबन जो है 98 साल की वो होगी। जी तो सर बाबा माशाल्लाह। रामा बैठे हुए हैं। तो उनकी एक नस्ल जो थी, जो उनके आगे बच्चे थे वो भी बूढ़े थे, उनकी उम्रें तकरीबन आप समझ लें 70 साल, 60-70 साल वो होंगी, जी सत्तर सर। 75 साल। और वो फिर उनके बच्चे भी जो थे वो भी शादीशुदा थे। और उनकी चौथी नस्ल जो थी, मसलन मतलब एक नस्ल है बच्चे, जो चौथी नस्ल के बच्चे हैं 6-7 साल के बच्चे हैं, ये जो है इनके दादा दादी और उसके बाद नाना नानी और फिर दादा के बाद परदादा परदादी, जी सर और बिल्कुल। फिर जो उनके बच्चे थे उनके भी दादा दादी जिंदा थे। तो ये मेरे लिए मतलब कम से कम, मैं लाहौर से या से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ज़्यादातर देखा पाकिस्तान में 60 साल, जैसे ही 40-50 साल से बंदा आगे जाता है तो वो समझ लेके उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। 60 साल के बाद तो बस अल्लाह तौबा, और बस वो कहता है ऐसा कि ही है सर। आज गया या कल गया। तो यहाँ पर जो है ना, ये मैंने देखा कि 4 नस्लें जिंदा हैं। क्या है? ये लोग बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते, ये लोग मिर्चें खाते ही नहीं हैं। उसके बाद ये लोग दिन के वक्त जो है, सुबह के वक्त नाश्ते में जो है पेंदर और मक्खन वगैरह, मक्खन आप कह लें वो, और थोड़ा सा घी और चाय उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट सा जो है वो, और जैम शैम वगैरह खाते हैं। उसके बाद ये दोपहर का खाना खूब टका के खाते हैं, और फिर शाम का खाना जो है ये नॉर्मल खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। दिन में हल्का फुल्का दूसरी चीज़ें भी, फल फूल और इस तरह से। लेकिन ये लोग जो है, एक तो मतलब कोका कोला है, पेप्सी है, या दूसरी इस तरह की, और यहाँ पर खाने जितने भी हैं खालिस हैं, जूसेस खालिस हैं। तो इस वजह से इनका लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जंगलात जो 25% है, जी हमारे सर। मुल्क में जंगलात 4% है। तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन एनीवे हम बात कर रहे हैं कि टर्मरिक और हल्दी जो है ये इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके बाद फिर हम आगे जो बिज़नेस के हवाले से जब आते हैं, तो जब इसका ये स्कोप है, हर घर में हल्दी इस्तेमाल हो रही है, हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, और फिर इसका लाइफ स्पैन जो है वो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। हल्दी 3 साल तक भी ख़राब नहीं होती, पड़ी रहे, इसको कोई कुछ नहीं होता। इसकी ग्राइंडिंग करके भी और विदाउट ग्राइंडिंग भी बॉयल करने के बाद इसे सेव कर देते हैं। जी सर। अब हम बात करेंगे कि हल्दी किन किन इलाकों में पैदा होती है। पाकिस्तान में जो है हल्दी की प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखते हैं, तो पाकिस्तान में टोटल जो है तकरीबन आप कह लें कि 70,000 टन के करीब जो है वो हल्दी पैदा होती है, 70,000 टन। और जिनमें अगर आप कहते हैं कि नियरली पंजाब में 64,000 टन से 65,000 टन के अराउंड पंजाब में पैदा होती है। और उसमें आ जाता है कसूर जो है, वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तकरीबन 54 यानी 54 टन तकरीबन कसूर में, यानी कि जो पूरे पाकिस्तान की नियरली 70 to 75% है वो सिर्फ कसूर के, डिस्ट्रिक्ट कसूर की बात कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कसूर काफ़ी बड़ा है। और उसके अंदर चूनिया आ जाता है, छांगा मांगा आ जाता है, पत्तोगी आ जाता है, और काफ़ी एरियाज़ आ जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है। वहाँ पर जो है ये तकरीबन 70% जो है पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन का डिस्ट्रिक्ट कसूर में होता है। उसके बाद फिर कसूर के बाद ओकारा आ जाता है, फिर नारोवाल है, सियालकोट है।
तो डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक सिटी छांगा मांगा के नाम से है। तो जैसे आपको पता है पाकिस्तान में आपने पढ़ा है शुरू में ही कि छांगा मांगा आर्टिफिशियल जो फॉरेस्ट है, मसनूई जंगलात में से इंसान का अपने हाथों से लगाया हुआ पाकिस्तान का बहुत बड़ा जंगल है, जिसे कहा जाता है कि हाथों से लगाया गया बहुत बड़ा जंगल छांगा मांगा। तो उसी नाम से छांगा मांगा सिटी है। तो इसको कैपिटल ऑफ टर्मरिक कहा जाता है, कैपिटल ऑफ हल्दी, हल्दी का दारुल खलाफा। ईरान से, दुबई से, टर्की से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हल्दी जो है वो ख़रीद के लेके जाते हैं। और यहीं से पूरे पाकिस्तान, सिंध से, केपीके से, फिर आ जाए बलूचिस्तान से, कहीं से भी ट्रेडर आते हैं, पूरे पंजाब से भी, और वो यहाँ से हल्दी ख़रीद के, छांगा मांगा सिटी से हल्दी ख़रीद के वो ले जाते हैं होलसेल में, और फिर जाके उसकी पैकिंग करते हैं, उसकी अपनी ब्रांडिंग करते हैं। 100 ग्राम की पैकिंग करते हैं, 50 ग्राम की पैकिंग करते हैं, और उसके बाद 200 ग्राम की पैकिंग है। फिर इसी तरह से प्लास्टिक की छोटी डब्बियाँ होती हैं, बड़ी डब्बियाँ होती हैं, और फिर किलोग्राम की पैकिंग होती है। तो हर बंदा अपने अपने ब्रांड्स बना के देता है। और इसके अलावा जो है ये किलो के हिसाब से भी सेल होती है वो जो ग्रोसरी स्टोरों पे। तो डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सेल करेंगे। ज़्यादा बेटर तो ये है कि आप इसका एक ब्रांड बना लें और उस पर काम शुरू करें, और साथ साथ वो छोटा ब्रांड भी चलता रहे, और साथ साथ आप इसकी होलसेल करते रहें। सिंध के इलाके में जो है ये बिल्कुल नहीं पैदा होती, सिंध में सिफर है, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी सिफर है। क्योंकि देखें दरियाए रावी और दरियाए सतलुज जो है ये पंजाब में इन इलाकों से गुजरता है, दरियाए सतलुज। और ये जो काफ़ी फर्टाइल लैंड है, ये जो कसूर की जो ज़मीन है ये सतलुज दरिया की जो ज़मीन है और रावी का इलाका है। तो इस वजह से ये दो दरियाओं के दरमियान होने की वजह से ये पूरी ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और इसके लिए फ़र्टाइल लैंड की ज़रूरत है। और ये तकरीबन पौधा तकरीबन जो है 5 फुट का हो जाता है, 5 से 5.5 फुट एक बंदे की हाइट का हो जाता है। जब हल्दी उगी हुई होती है तो इसमें बंदा खड़ा हो तो वो नज़र नहीं आता। तो ये तकरीबन 8 से 9 महीनों में फसल तैयार होती है। और ये जनवरी में अगर सपोज़ करें कि इसका बुआई होती है तो ऑनवर्ड जाके ये 7-8 महीनों में, दिसंबर वगैरह में, नवंबर दिसंबर में जो है इसकी शुरू हो जाती है पटाई। और फिर ये तकरीबन आप समझ लें कि सन ड्राइड होती है, 8 से 10 दिन इसको जो है ना वो खुली हवा में रखा जाता है, वहाँ पर इसको सुखाया जाता है, और उसके बाद इसके बड़े बड़े ढेर लगाकर इसको कवर कर दिया जाता है पत्तों के साथ। फिर पूरे पंजाब से लोग आते हैं और वो बाइंग करके ट्रेडर इसको ले जाते हैं। वो फिर इसको ले जाकर जो है ना ये बड़े बड़े कढ़ाइयों के अंदर इसको ना दोबारा से बॉयल किया जाता है। तो इसकी वो जो बॉयलिंग का प्रोसेस है ना उससे गुजारने के बाद फिर बड़े बड़े मैदानों में इसको फैला दिया जाता है। जी सर। और 10 से 15 दिनों में ना जो इसको सन ड्राई किया जाता है। बिल्कुल और ठीक हो फिर गया। इसको ड्राई करने के बाद फिर इसको रख दिया जाता है बोरियों में बंद करके गोदामों में। जी सर। जितना ऑर्डर होता है उतनी की पिसाई ग्राइंडिंग करके इसको आगे दिया जाता है। जी सर। इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है कि ड्राई हो, ह्यूमिडिटी एयर के अंदर या नमी या बारिश या मौसमी असरात से महफूज रहे। ठीक हो गया सर। तो छांगा मांगा सिटी इसका कैपिटल हो गया। 8 से 9 महीनों में फसल तैयार होती है, और इसके साथ साथ जो है पंजाब में तकरीबन आप 85 से 90% आप कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में हल्दी पूरे पाकिस्तान की जो पैदा होती है वो 85 से 90, जैसे अब मैंने कहा मिर्चें जो है सिंध की 85% सिंध में पैदा होती है, इसी तरह से हल्दी जो है वो पंजाब में होती है। और पंजाब से फिर कराची, केपीके, कोयटा और मुख्तलिफ शहरों में आगे जो है यहाँ से होलसेल होती है और यहाँ से ट्रेड होती है। अगर हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितनी पैदावार होती है, तो 5 से 6 टन जो है पर एकड़, जो है 1 एकड़ में 5 से 6 टन, यानी 5,000 किलोग्राम से 6,000 किलोग्राम तक 1 एकड़ में इसकी पैदावार होती है। ठीक हो गया। और ये आ जाता है तकरीबन इसमें मैंने हेल्थ बेनिफिट आपको बता दिए। ठीक है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कसूर में मैंने आपको बताया कि ये जो है ठीक हो गया। इसमें आगे हम बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर होलसेल का हो गया। अब आपको पाकिस्तान में अगर होलसेल का पूरा नेटवर्क समझ आ जाता है
तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में आपने हल्दी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हल्दी को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने ये देखा कि पाकिस्तान में हल्दी किन इलाकों में पैदा हो रही है। पाकिस्तान में हमने बात की कसूर है, उकारा है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, छांगा मांगा है, यहाँ पर इन इलाकों में पैदा होती है और यहाँ से बाइंग होती है। फिर हमें पता चला कि हमने नवंबर और दिसंबर के महीने में इसकी बाइंग करनी है, तो हम जाएंगे छांगा मांगा सिटी में और जहाँ वहाँ पर जाकर एक महीने का ये जो प्रोसेस है वहाँ पर हम इसकी पूरी केस स्टडी करेंगे, क्या इसकी प्राइसेस क्या है, प्रोसेसिंग कैसे है, फिर इसकी ड्राइंग कैसे होती है, बॉयलिंग कैसे होती है और इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाती है। सबसे अहम होता है कि जब आप लोकल काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप बिजनेस कैसे करेंगे, क्योंकि जितने भी आपके क्लाइंट होते हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोकल होलसेल करना चाहते हैं, आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्वालिटी मेंटेन करना सीखें। क्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मैंने फार्मर से हल्दी कब लेनी है, जी सर, ऐसा ही है। कौन सी हल्दी लेनी है, क्योंकि इसमें भी जो है वो बहुत से ऐसे हैं जिसको पानी पूरा नहीं मिला, प्रॉपरली ग्रो नहीं हुई होती और वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। जी सर, ऐसा तो ही है। आप अच्छी क्वालिटी की हल्दी परचेज करते हैं, फिर उसकी बॉयलिंग का प्रोसेस आ जाता है कि हल्दी बॉयल कितनी होनी चाहिए, किस टेम्परेचर पे और कितने वक्त के लिए उसको बॉयल किया जाए। और फिर जब वो बॉयलिंग के प्रोसेस से निकलती तो फिर ड्राई की कंडीशन आ जाती है कि इसको कितने दिनों तक ड्राई करना चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपरली ड्राई नहीं करते और वो सही सूख नहीं जाती और उससे पहले ही आप उसकी पैकिंग करके रख देते हैं तो कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अभी वाटर होगा, नमी होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब बॉयलिंग का प्रोसेस हो रहा है उसको भी आपको समझना है कि किस टेम्परेचर पे कितनी देर तक बॉयलिंग है। फिर उसके बाद जब आपने देखा है कि ड्राइंग का प्रोसेस है तो फिर कंप्लीट ड्राइंग कितनी होनी चाहिए, किस कंडीशन में हो, तो इसको किन कंडीशन में स्टोर किया जाना चाहिए। तो हम बात की कि हमें बाइंग कैसे करनी है, बॉयलिंग कैसे करनी है, ड्राई कैसे करना है इसको, और उसके बाद इसकी पैकिंग करके इसको स्टोर कैसे करना है। अब स्टोर करने के बाद जब हम बात करते हैं कि अब इसकी ग्राइंडिंग है, अब ग्राइंडिंग जितना आपके पास ऑर्डर, आपसे कोई 1000 kg मांगता है तो 1000 kg जो मांगता है आप 1000 की ग्राइंडिंग करेंगे। जी सर। आपका हर महीने अगर 5000 kg निकलता है, 10,000 kg निकलता है, तो आपने उस हिसाब से वो पूरे साल की बाइंग करना होती है। जी सर। तो आप वो जो स्टोरेज करते हैं और फिर जितने जितने ऑर्डर्स आते जाते हैं उतनी उतनी ग्राइंडिंग करके आप उनके ऑर्डर्स को प्रोसेस करते जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया इसी सर। तरह से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स में बाज़ ऑर्डर्स होते हैं जिसमें वो ग्राइंडेड मांगते हैं और बाज़ ऑर्डर्स होते हैं जिसमें वो विदाउट ग्राइंडिंग मांगेंगे। जी सर। तो आप इस सारी प्रोसेस को उसको देखे करेंगे। ज़्यादातर जो है वो ग्राइंडेड होता है। अगर किसी के पास वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो यहीं से ग्राइंड करवा कर, लेकिन उसकी पैकिंग जो है वो इस तरह की होगी कि वो एक्सपोर्ट पैकिंग होती है। जी सर। ठीक है। अब इसमें ये है कि आपको ये मामला क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर आप आते हैं एक्सपोर्ट में। लोकल आपने एक अपना ब्रांड बना लिया, आपको लोकली पता चल गया कि मैंने हल्दी कहाँ से बाय करनी, कब करनी है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करना है और इसको किस तरह से मैंने रिटेल और होलसेल बनाना है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि बहुत से जो नए बिजनेसमैन होते हैं उनको एक इशू होता है कि वो उनके पास सपोज पूरे एक साल की बाइंग के लिए पैसा नहीं है। जी सर। अब सपोज करें कि एक साल में उसने 12 दफ़ा सप्लाई देनी है जी और सर। उसके पास 3-4 दफ़ा सप्लाई देने के लिए पैसा है लेकिन बाकी नहीं है, तो फिर इसके लिए वो उसने रनिंग फाइनेंस लेना है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब रनिंग फाइनेंस तो बैंक से आपको मिलेगा और अगर आप बैंक के साथ अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, वो पिछले 2 साल की आपकी वो देखता है क्रेडिट और बिजनेस की हिस्ट्री, और उसके बाद वो देखता है कि ये बंदा अगर हम इसे देते हैं रनिंग फाइनेंस की सहूलत तो ये किस हद तक दे सकते हैं, उसकी लिमिट है, मतलब 20 लाख दे सकते हैं, 50 लाख दे सकते हैं, 1 करोड़ दे सकते हैं। सपोज करो आपको 2 करोड़ की बाइंग करनी है तो फिर उसमें 1 करोड़ अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो 1 करोड़ आप फिर इन्वेस्टर इन्वॉल्व करेंगे। इन्वेस्टर चेक करेगा कि पिछले साल आप कितना मुनाफा कमाया और फिर आप उससे टर्म्स एंड कंडीशन के मैं इतने % आपको दे सकता हूँ। तो वो फिर सारी बातें फाइनल करने के बाद आप कुछ फाइनेंस बैंक से ले लेते हैं, कुछ इन्वेस्टर से ले लेते हैं, और अगर सारा बैंक दे देता है आपको तो वेल एंड गुड।
लेकिन आपको इन्वेस्टर या बैंक ज़रूर इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सीज़न में बाइंग नहीं करते हैं जी सर। और आप सीज़न गुजर जाता है तो फिर आप ट्रेडर से लोगे, और ट्रेडर से जब आप लोगे किसी बड़े ट्रेडर से, तो वो अपना मार्जिन रख के आपको देगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो यानी कि वो आपकी बाइंग जो है इफेक्टिव नहीं रहेगी, तो फिर आप मार्केट में compete नहीं कर पाते। ऐसा ही तो है इस सर। वजह से बहुत से लोग जो है वो फेल हो जाते हैं, या जो बहुत से लोग मिलावट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो हल्दी में भी जो है ना लोग मुख्तलिफ जो है वो जैसे मकई वगैरह की, उसके आटे की या मुख्तलिफ चीज़ों की वो मिलावट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक तो है सर। बात तो ये है कि जो मिलावट करने वाला बंदा है उसे वक्ती तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हमेशा नुकसान में रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इंसाफ ज़रूर करते हैं, और जो बंदा जिस काबिल होता है उसको वही देते हैं। तो अपनी काबिलियत आपको साबित करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको करोड़ों अरबों भी दे, तो आपको अपने आजिज़ी, इनकिसारी और अपना जो अंदर की सफाई है और ईमान की हालत है, इसका कभी सौदा नहीं करना चाहिए। हमेशा सच बोलें, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। देखिए, बिजनेस जो है वो पैसे से ही नहीं होता। बिजनेस से जो है अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हो बंदे के ऊपर, और उसके साथ साथ इंसान की नीयत नेक हो, और उसके साथ साथ वो मेहनत करना जानता हो। तो अगर आप कहते हैं कि मैं मेहनत करूं और उसके साथ अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हो, तो ये दोनों चीज़ें मिला ले तो फिर कामयाबी बंदे को मिलती है। कोई बंदा अगर कहता है कि मुझे जो कामयाबी मिली सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है, तो मेरे ख्याल में ये भी गलत होता है, क्योंकि अगर वो खुद अल्लाह ताला से दुआएं नहीं मांगता, तो बहुत से लोग उसके लिए दुआएं मांग रहे होते हैं कि वो इतना अच्छा हो सकता है कि वो लोग जो है उसके उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके करीबी अजीज़ हो सकते हैं, या किसी बंदे को उसने मुश्किल में किसी का साथ दे दिया होगा, या किसी को राह चलते इंसान को या किसी की भलाई कर दी होगी, उसको नहीं पता होगा, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी वो अदा पसंद आ गई होगी, और अल्लाह ताला ने उसके बदले उस पर करम कर दिया। तो बात ये होती है कि एक तो होता है कि हम टांग खींचें किसी की, जो बंदा कामयाब हो रहा है उसकी टांग खींचें। दूसरी बात ये होती है कि उसको नीचे से हाथ दें कि ठीक है तू कामयाब हो जा। जब उसको आप हाथ देते हो तो यही हाथ है, ये खींचने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और उसको सपोर्ट करने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फ़र्क सिर्फ हमारी सोच का है। तो अगर हम उसे सपोर्ट कर देंगे तो वो कामयाब होगा, जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जो हो सकता है वो हमें हाथ दे कि ठीक है यार, मैं तो आ गया हूँ मंजिल पे, ये लो मेरा हाथ और तुम भी आ जाओ। तो अगर वो ऊपर से हाथ कर देता है तो फिर सोचें कि आपकी तकदीर भी बदल सकती है। तो आप किसी की टांग खींचने की बजाय अपने माइंड में ये बनाएं कि मुझे सिर्फ सपोर्ट करना है, और उसमें लालच भी ना रखें, क्योंकि हो सकता है अगला बंदा ऊपर पहुंच के किन हालात से उसका पाला पड़ गया है, तो वो उन्हीं में बिजी हो गया है। तो मकसद ये है कि आपको वहाँ की सूरत हाल का नहीं पता होता। तो जब भी कोई नेकी की जाए ना या अच्छाई की जाए, तो उसके पीछे कोई मकसद रख के इस तरह का नहीं करना चाहिए कि कोई मेरे साथ नेकी करेगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप ये सोच के नेकी करते हैं ना कि मैं इसके साथ नेकी कर रहा हूँ तो ये मेरे साथ भी करेगा, जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, तो दूसरे मानों में आप अपने लिए मुश्किल वक्त आने की दुआ कर रहे होते हो। बिल्कुल सर, एक ऐसा ही है। तरफ तो आप ये कर रहे हो, नेकी कर रहे हो, लेकिन उसी लम्हे आपके माइंड ने या आपके दिल ने ये भी दुआ कर दी कि मुझ पे भी मुश्किल वक्त आए। हालांकि हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतना नवाज दे कि आप पर कभी मुश्किल वक्त ही ना आए। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह ताला की ज़ात की खुशी में ही मेरी खुशी है, और जैसे वो राज़ी वैसे मैं राज़ी। आप बगैर किसी किसी लालच के, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के उसकी मदद कर दें जो बंदा, क्योंकि वो बंदा तो पहले मुश्किल में है, वो कामयाब हो जाता है, वो मुश्किल से निकल आता है। जो आप कर सकते हैं ना, जितनी आप कर सकते हैं, जितना अल्लाह ताला ने आपको कैपेसिटी दी है आप कर दो, क्योंकि दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है। और आपको जो अमल मिलना है ना अजर, वो आपकी नीयत की बेस पे मिलना है। अगर आपकी नीयत ठीक है और आप कर रहे हैं तो वो ये नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि मैंने इस बंदे को दिया ही इतना है और जितना मैंने दिया उसी में से वो कर रहा है, तो बस अल्लाह ताला वो परसेंटेज देखता है। मतलब अल्लाह ताला ने आपको अगर 100 दिया है और 100 में से आपने 50 दे दिए हैं,
तो आपने 50% दे दिया। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ताला ने 1 करोड़ दिया है और करोड़ में से 50 दे रहा है, तो उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो 0.0001 में से कुछ कम बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज वो अपने 1 करोड़ में से 50 दे रहा है और ये 100 में से 50 दे रहा है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। वो देखते हैं कि मैंने इसको इतना दिया और इसने उसमें से इतना दिया। तो ये मामला इस तरह से होते हैं, आपकी नीयत होती है। अल्लाह ताला हमारी नीयतें साफ रखे और आमीन। हमें अमल करने की तौफीक दे। एनीवे जब आप लोकल बिजनेस करना शुरू कर देते हैं और आपको प्रोडक्ट बाइंग का प्रोडक्ट सिलेक्शन तो होगी और उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट बाइंग की तरफ आते हैं। आप एरियाज़ विज़िट करें, पहले आप कसूर का इलाका विज़िट करें, आप अपने गांव में जाएं, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएं। उसके बाद फिर इस सीज़न में झांगा मांगा सिटी में जाएं, वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है वो देखें, स्टोरेज कैसे हो रही है, ग्राइंडिंग कैसे हो रही है। हर लेवल पे आप फार्मर से लेकर परचेजर से लेकर बॉयलर से लेकर ग्राइंडर तक, हर लेवल तक जब आप हर लेवल तक इस बात को समझ जाते हैं और आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि मैं इसकी पूरी चेन को, ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, और आपके अंदर से आवाज़ आती है यस आई कैन डू इट, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो 100% अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये हल्दी यहाँ पे ग्रो होती है, ऐसे प्रोसेस होती है, ऐसे स्टोर होती है, ऐसे ग्राइंड होती है, और इस कीमत में। फिर आप देखते हैं कि मार्केट में होलसेल प्राइस क्या है। उसके बाद आप चेक करते हैं कि ट्रेडर कितने में इसको मार्केट में दे रहे हैं, फार्मर कितने में दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है रिटेल में इसकी क्या प्राइस है, दुकानदार कितने में ले रहा है। तो ये आप देखते हैं कि 1 मन हल्दी को जब बॉयल किया जाता है तो वो कितनी बचती है। मतलब सपोज करें कि 1 मन को जब 100 किलोग्राम को ले रहे हैं, 1 मन की चले ना समझ आती, 100 किलोग्राम हल्दी को जब हम बॉयल करते हैं तो सूखने के बाद वो 30 किलो रह जाती है या 40 किलो रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 किलो तो ज़ाया होगी ना। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि 100 में से अगर 40 बचती है तो 60 जो है वो वेट है उसका, जो बॉयलिंग के बाद लॉस हो जाना। अब फिर वो कैलकुलेशन करते हो कि बॉयलिंग करके इतने की ली मैंने, जब इसको मैंने प्रोसेस किया तो प्रोसेस करने के बाद 100 किलोग्राम में से 40 किलोग्राम रह गई। इतने की मैंने बाइंग की है, प्रोसेसिंग हुई है और मुझे ये कॉस्ट पड़ी है। सपोज कर लेते हैं 2000 की आपको पड़ी, और मार्केट में होलसेल हो रही है उस वक्त 250 की या 3000 की, यानी ट्रेडर जो है वो बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि वो ऊपर 800 या 1000 ऊपर मुनाफा रख के उसको सेल कर रहा है। तो आपको गैप समझ आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये गैप है मेरे पास, और मैंने 2000 की मुझे पड़ रही है, 3000 की सेल हो रही है। तो ये जो गैप है 1000 का, इसको आप फिर कैश करते हो। आप देखते हो कि मैं इसको 2600 की भी बेचूं तो मुझे फ़ायदा है, 27 की 28 की भी बेचूं तो मुझे फ़ायदा है। तो वो फिर वहाँ पे आपने खेलना होता है। तो ये फिर इसी तरह से फिर आगे रिटेलर है, आप देखते हैं कि परचून वाला कितने से ले रहा है, तो वो आपने देखा कि वो 3200 की ले रहा है या 3000 की ले रहा है, तो आप उसे ऑफर कर देते हो कि भाई मैं आपको देता हूँ, ये क्वालिटी है, यही क्वालिटी मैं आपको इतने में दे रहा हूँ। तो अगर आप मुनासिब फ़ायदा रख के, मुनासिब प्रॉफिट रख के वही क्वालिटी देंगे तो डेफिनेटली लोग आपसे लेना शुरू करेंगे। क्लाइंट जो होता है, जिसे माल चाहिए होता है, उसको क्वालिटी चाहिए होती है, और अगर सेम क्वालिटी आप कम कीमत में दे रहे हो तो वो डेफिनेटली आपसे लेगा। तो इसलिए ये है कि इसलिए तो कहते हैं कि गाहक किसी का भी नहीं होता, गाहक सिर्फ जो है वो चीज़ खरीदने आता है। अगर उसको मुनासिब कीमत पे अच्छी क्वालिटी कहीं से भी मिलती है तो वो उसको लेता है। इस बिजनेस साइकोलॉजी को जब आप समझ जाते हैं, आप जब हमने शुरू किया शुरू में तो हमें ये सारे प्रॉब्लम्स हुए। हमें नहीं पता था कि हमें हल्दी बाय कहाँ से करनी है, कैसी हल्दी बाय करनी है, प्रोसेसिंग के बाद उसकी जब सूखेगी हल्दी तो कितनी बचेगी, ड्राई होने के बाद कितनी बचेगी, ग्राइंडिंग में कितनी वेस्ट होगी, उसके बाद उसको जो स्टोरेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो जब हम इस सारे प्रोसेस से गुजरे तो हमें आइडिया हुआ कि ये जो है इसमें तकरीबन 100 में से आप समझ लें कि ये 40 किलोग्राम तक ड्राई होने के बाद बचती है जब आप फील्ड से लेते हैं। तो फिर इसमें आगे आ जाता है प्रोसेसिंग की क्वालिटी, वो सारी चीज़ें।
तो आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। हमने एक आपको एक समझ लें कि ड्राफ्टेड एक लाइन दे दी, ये ड्राफ्ट है, ये ओरिजिनल नहीं है। आप जाएं मार्केट में, आप इस प्लान के ऊपर काम करें, देखें, वर्कआउट करें। अब जब आप लोकल काम करते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और उसके बाद फिर आप आ जाए इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में आप सबसे पहले देखें कि बिग एक्सपोर्टर कौन से ममालिक हैं। जो बिग ग्रोअर हैं वही बिग एक्सपोर्टर होंगे, और उसके बाद कौन कौन से ममालिक इंपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। जी जी सर, बिल्कुल इस हवाले से हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। माशाल्लाह, जैसा कि आपने देखा, जी जी सर ने हमें बताया कि हल्दी के क्या फ़वाइद हैं, इसके इस्तेमालात क्या हैं। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जो अपने मोटापे को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हरारों को पिघलाकर चर्बी को ख़त्म कर देती है, आपको स्लिम एंड स्मार्ट भी बना देती है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हल्दी के और भी बहुत से फ़ायदे और इस्तेमालात हैं। साथ साथ सर ने हमें बताया कि आप इसकी बाइंग कब कर सकते हैं। और इसी हवाले से आज हम सर से और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बिग एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं, बिग इम्पोर्टर ममालिक कौन से हैं। आप बिग सप्लायर्स से या मिल्स से किस तरह से सर्विसेज ले सकते हैं। तो हम सर से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मज़ीद जो इन्होंने हमें मालूमात दी है, उस हवाले से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जी। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप हमें बताएं कि बिग एक्सपोर्टर और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन कौन से हैं जो हल्दी को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जी कलीमुल्ला, इसमें जो है ना, ये एक पहले तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जी सर। जब मैं बाकू आज़रबाईजान आया, तो उस वक्त ना मैं पाकिस्तान से आया था, आज से 11-12 साल पहले। तो यहाँ पर ना सर्दी का, मैं अगस्त नवंबर के महीने में आया था। जी सर। तो यहाँ पर जो सर्दी शुरू होती है नवंबर में शुरू हो जाती है, अगस्त से एंड में और नवंबर में। बिल्कुल ठीक है सर। तो हमारे यहाँ सर्दी जो है, पाकिस्तान में लाहौर में सर्दी का और कॉन्सेप्ट है कि मतलब हम जुराब भी नहीं पहनते हैं, टोपी वगैरह भी उस तरह से नहीं पहनते। और वैसे मतलब घर में जब बाहर कहीं जाना हो तो जुराबे या टोपी शोपी पहन के जाते हैं। जी सर। तो मैं यहाँ पर जो है ना, मैं जब आया तो मैं जुराबे नहीं पहनता था। तो घर के अंदर वैसे ही, यहाँ पर जो है ना, ये सर्दी इतनी शदीद होती है कि तकरीबन हफ्ते 10 दिनों के बाद जो है ना, मेरी कमर जकड़ी गई। इस बात को तो सर मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे सर्दी जो है ना वाकई बहुत शदीद है। पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। ऐसे ही है। तो वो ना कमर जकड़ी गई मेरी, क्योंकि मैं अपने आप को समझता बहुत फिट हेल्थी, ये मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो सर्दी लगी और वो सर्दी की वजह से बैक बोन जो है ना वो जकड़ी गई, तो मैं एक दिन ऐसे लेटा हुआ था। तो मैं उठने की कोशिश करता हूँ ना, तो ये जो बैक बोन है बिल्कुल डाउन साइड पे, तो वो हिल ही नहीं रहे, वो जकड़ी गई ना जैसे। जी सर। मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये हुआ क्या है, मतलब ये नीचे, यहाँ से नीचे का दाढ़ और है और यहाँ से ऊपर का दाढ़ और है, और मैं कोशिश करता हूँ तो इतनी दर्द होती है ना, बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल सर, मैं समझ मैं सकता हूँ आपकी बात। मैं सोच रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई भी यहाँ पर था, तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा यार, मतलब ये इतनी शदीद मुझे दर्द हो रही है और मैं उठा नहीं जा रहा मुझसे। तो जो है ना, मतलब हमारा होलसेल का सिस्टम था। जी तो सर। मुझे जाना था अपने जो वेयर हाउस था वहाँ पर भी, और उसके साथ साथ जो हमारा ऑफिस था, दुकान थी, वहाँ पर भी मुझे जाना था। जी सर। तो मुझसे उठा ही नहीं गया। और फिर मुझे याद आया हल्दी के हवाले से कि जब हम छोटे थे ना, तो अम्मी जान हमेशा जो है ना, जब भी कोई इस तरह की सर्दी लग जाती थी या इस तरह का कोई मसला हो जाता था ना, तो तब वो हल्दी वाला दूध पिलाती थी हमें। ऐसा ही और है सर, आम उस रूटीन में ये घरों में इस्तेमाल होता सर्दियों है। में जो है ना, वो स्पेशली सर्दियों में देसी अंडा डाल के दूध में, और साथ 1 चम्मच हल्दी डाल के, तो उसको ना वो अच्छी तरह से पकाती, और पका के ना तो वो पिलाती, 1 कप 2 कप जो है ना। और फिर वो, तो उससे ये होता था कि सर्दी का जो इफ़ेक्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो जब भाई ने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि इसको सर्दी लग गई है, जो हमसाए थे लोग थे, तो ये इस वजह से जो है ना, क्योंकि यहाँ के लोकल थे। जी सर। तो अब यहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट होता है कि वो 2 से 3 महीने जो है ना इंजेक्शन लगाते रहते हैं।
ज़्यादातर महीना 1.5 महीना आराम सुकून से आपका बेड पे गुजरता है अगर वो इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए। मुझे उस तरह का उस लेवल का इन्फेक्शन हुआ था। जी सर। तो मुझे वो याद आया कि अम्मी हमेशा इस तरह से जो है ना वो देसी अंडा और दूध और उसको बॉयल करके, तो मैंने फिर भाई को बताया, मैंने कहा कि ऐसा करें कि अंडे कुछ ले आएं और हल्दी अगर यहाँ से मिल जाए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। फिर भाई स्पेशली वो हल्दी यहाँ पर जो हल्दी आती है वो ईरान से आती है। जी तो सर। भाई वो हल्दी खरीद के लाया और देसी अंडे लेके आया। तो फिर पका कर जो ना उसको मुझे दिया। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन उसको जो है ना 2 से 3 दफ़ा दिन में पिया। जी सर। तो 3-4 दिन के बाद मैं उठ खड़ा हुआ, बिल्कुल हट्टा कट्टा फिट। माशाल्लाह सर। तो वो लोग भी हैरान थे यहाँ के कि मतलब कैसे हो सकता है कि ये इतना शदीद इन्फेक्शन हुआ और इस तरह का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हल्दी का इतना बड़ा रोल है। एक मतलब सर्दी से बंदे को बचाती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा उसको ताकतवर, जैसे आजकल कोरोना का इशू चल रहा है। जी सर। तो इसमें ये बॉडी का जितना आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा है इसका। बिल्कुल सर, ऐसा उसके ही है। साथ साथ अगर हम बात करें कि जो लोग मोटापे की वजह से तंग हैं, पेट उनका बड़ा हुआ है, वो रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हल्दी तो यार एक हर कॉमन सी चीज़ है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। ऐसा ही है सर। उसके बाद फिर जिनका सांस का मसला है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो वह उससे मैं सारी चीज़ों से मैंने एक नतीजा ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने इससे बेनिफिट किया। जी सर, बिल्कुल समझ रहा ये हूँ मैं कोई आपकी ऐसी बात। बात नहीं है कि मतलब जो है वो उसको प्रमोट करने वाली। तो इस तरह से ये चीज़ें, ये जो जापान के लोग हैं, अमेरिका के हैं, यूरोप के, ये समझ गए हुए हैं और इन लोगों को पता है और वो जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जो है अपने देसी खानों से और देसी जो हमारी आदत हैं हम उनसे दूर हो गए, जिस वजह से हम अनफिट होते जा रहे हैं। और वो लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस है। आप देखें वो 80 साल तक, 90 साल तक जिंदा रहते हैं। ऐसा ही है हमारे सर। पाकिस्तान में अब 45 साल, 40 साल, 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। सर अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बीमारी चल गई है कि 30 साल 40 साल के बाद जो है ना हार्ट अटैक होना शुरू हो जाते हैं, 1 2 3, अब और फिर क्या ये। है वो हम मुर्गन गजाएं खाते हैं, तेल के तले हुए हम कढ़ाइयाँ खाते हैं ऐसा ही है और फिर सर। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और इस तरह से। तो ये जो एक तो बाज़ारी खाने और एक स्पाइसी खाने और एक ऑयली खाने, जी सर, तो यही सब ये मेन चीज़ें मसला है जो सारा। है फिर ये ऑयली भी है, स्पाइसी भी है, बाज़ारी भी है और फिर मिलावट शुदा भी है। जी तो सर, ऐसा ही है। जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो वो खाना नहीं, दरअसल हम असल में वो जहर खा रहे होते हैं, जिसको हम स्लो पॉइजनिंग कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। जी सर, तो बिल्कुल हम आपकी बात खाने की समझ रहा हूँ। सूरत में स्लो पॉइजनिंग कर रहे होते हैं बॉडी की, और वो आने वाले वक्त के साथ जैसे ही, अब बहुत से लोग जो मैंने देखा 25-30 साल में ही इतने अफेक्टेड हो जाते हैं कि वो जो है वो एक नॉर्मल लाइफ में नहीं जी सकते। जी सर। अब ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाता है, बाज़ को शुगर हो जाती है, बाज़ जो है सांस का मसला हो जाता है, बाज़ का जिस्म बहुत ज़्यादा फूल जाता है वो किसी वजह से। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। लेकिन देखें जब तक हम अपनी खाने की हैबिट नहीं बदलेंगे। जी सर। हम रात का खाना हमेशा 100 में से 80% का 20% भूख रख के, जी सर। दोपहर, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दोपहर का खाना आप रज के खाओ, रात का खाना कम खाओ, हो सके तो ना ही खाओ। जी सर। और सुबह का खाना जो है वो ठीक है, मुनासिब अच्छे तरीके से लाजमी खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, मतलब बशमूल मेरे, हमारी आदतें जो है वो बिगड़ी हुई हैं। मैं अपने आप पे सबसे पहले लेता हूँ जी कि सर। मैं जो है सुबह कोशिश, अब तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 6 बजे, लेकिन अगर मेरे पास टाइम हो, फ्री टाइम हो, तो मैं उठता हूँ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। फिर 9 बजे के बाद ही उठना होता है। तो ये जो है एक बहुत नाशुक्री है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। लेकिन ये है कि अब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जी सर। कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मैं बिगड़ा हुआ हूँ वो सुधर जाऊँ। लेकिन बात ये है कि जैसे मेरे अंदर कमियां हैं, इसी तरह बहुत से मेरे भाइयों में भी कमियां हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो पहली बात तो ये टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी में सबसे कीमती जो चीज़ है ना, सबसे कीमती, वो टाइम है। जी सर, ऐसा ही है। और जिसका हम इस्तेमाल इतनी बेदरेगी से करते हैं, इतनी बेदरेगी से इस्तेमाल करते हैं टाइम का,
देखें, आपका एक दिन गुजर गया है, आप लाखों रुपया भी दे दो तो वो दिन दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। नहीं ला सकते सर, एक ऐसे ही। घंटा पहले का वक्त हम रिवर्स नहीं कर सकते। गरीब बंदे के पास एक ही चीज़ होती है जिसको वो बेटर यूज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, और वो होता है टाइम। जी सर। जितने भी मुलाजम हैं, वो मुलाजम अपना टाइम बेचते हैं और उस टाइम के बदले में उनको पैसा मिलता है। ऐसा ही है सर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके टाइम की कीमत उतनी ज़्यादा है, जी और सर। जो कितना कम पढ़ा लिखा है उसके टाइम की कीमत इतनी कम है। तो गरीब बंदे को या जो माड़ा बंदा है उसको यही समझना है कि ज़िंदगी में मुझे 8 घंटे काम नहीं करना है, मुझे 12 घंटे काम करना है, 14 घंटे काम करना है, 16 घंटे काम करना है। जब देखें, वार्न बफेट है या कोई भी दुनिया का अमीर तरीन और सक्सेसफुल बंदा है, वो 14 से 16 घंटे काम कर रहा है। जी सर। तो आप क्यों नहीं करते हो? जब तक हम अपनी जिंदगी की रूटीन नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक सबसे बड़ी हमारी बात है सर, जिंदगी ऐसा ही कैसे है। बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ऐसा ही हम है। ये चाहते हैं हमारा कल बदल जाए, लेकिन आज हम बदलना नहीं चाहते अपने आप बदलना को। नहीं चाहते अपने आप। अब देखें, मतलब जैसे वो मैं एक बात कोटेशन पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें वो कहता है कि हर मुसलमान जन्नत में तो जाना चाहता है, जी लेकिन सर। लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता। तो तो बात ये आ जाती है कि हम जो चाहते हैं वो तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे ख्वाब बड़े बड़े हैं, हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। हम अपने नफ्स के ग़ुलाम हो चुके हैं, अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हो चुके हैं। हम अपनी रूटीन नहीं बदलना चाहते। जी सर, ऐसा ही है। हम जिस तरह से हमने कल अपना जिया था वैसे ही आज हमने अपना जिया है। जो काम हमने कल किए थे वही काम हमने आज किए हैं, लेकिन फिर भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा आने वाला कल जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा कि अगर आपने पिछले गुजरे हुए कल से आज कुछ नया नहीं किया या मुख्तलिफ नहीं किया, तो आपका आने वाला कल आज से मुख्तलिफ नहीं होगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं तो आप कल इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी बजाय आज आप अपनी ज़िंदगी में अपने जो काम है, अपने जो एक्शंस हैं, अपनी जो सोच है उसको बदल लोगे तो आपका आने वाला कल बदला जाएगा। हमारी ये बिजनेस सीरीज शुरू करने का मकसद क्या है? हम यहाँ पर बैठ के आप लोगों को क्यों इन्फॉर्मेशन देते हैं? इसके पीछे एक मकसद ये है कि देखें, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया। मैं भी जॉब कर सकता था। मैं 15-16 साल पढ़ाता रहा हूँ, बड़े अच्छे लेवल पे मैं मुख्तलिफ काम किए हैं, अपने जो है बिजनेसेस किए हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मुझे इतना पढ़ के मुझे ग़ुलामी ही करनी है, तो ग़ुलामी करने का मुझे क्या फ़ायदा? देखिए, इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ, और अगर इल्म तो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया कि वो ग़ुलामी से निजात के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पढ़ लिख के किसी की जॉब करते हैं, किसी कंपनी में, किसी जगह पर, तो हम ग़ुलामी जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। हम अपना वक़्त बेच देते हैं। तो जब हम अपना वक़्त बेच देते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं रह जाते। आपको धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खुशी हो, गम हो, हर हाल में अपना जो वक्त बेचा हुआ है आपने, आपको वहाँ जाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये किया कि मैंने अगर भी जॉब करूँगा तो मैं रिटायरमेंट के बाद भी तो मैंने बिज़नेस करना है। ठीक है, तो मैंने देखा, मैंने अपने सराउंडिंग में तो बहुत से मुझे ऐसे लोग मिले, जो कोई चीफ सेक्रेटरी था, कोई आर्मी से रिटायर हुआ था, कोई पुलिस से रिटायर हुआ था, कोई सिविल सर्विस से रिटायर हुआ था। तो रिटायरमेंट के बाद उनको जो पैसे मिले या उनके पास जो कैपिटल था वो उसे बिजनेस कर रहे थे। तो मैंने कहा यार, ये लोग 25-25 साल सर्विस करने के बाद बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे 25 साल ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना मैं आज ही से शुरू कर लूँ। तो मैंने वो फिर बिजनेस, मेरे पास कोई कैपिटल इतना नहीं था, ना ही कोई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक बाइज्जत घराने से, दरमियाने तबके के हम लोग थे।
तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, काम शुरू किया। मुझे पता था ठीक है मुझे क्या करना है, मैं मैन्युफैक्चरिंग साइड पे तो जा ही नहीं सकता था। मैंने ट्रेडिंग लाइन चूज़ की। उसमें ट्रेडिंग में ये है कि आपको अपनी मेहनत करना होती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना होती है, मार्केट रिसर्च करना होती है, फिर आपको गैप ढूंढना होते हैं कि सोसाइटी में किस चीज़ की कमी है और आप उसको कैसे पूरा कर सकते हो। तो जब आप में अंदर आग होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि वो जैसे कहते हैं ना, मतलब कि वो रॉकेट से जहाज ने पूछा कि तुम इतने तेज क्यों हो, तो रॉकेट ने आगे से जवाब दिया कि अगर तुम्हारे पीछे आग लगी होगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं इतना तेज क्यों हूँ। जी सर, ऐसा ही है। तो जब बंदे के अंदर आग हो, तड़प हो जिंदगी में कुछ करने की, आगे बढ़ने की, तो वो फिर कोशिश करता है, फिर एफर्ट करता है, फिर वो रास्ते ढूंढता है, फिर वो सोचता है, वो प्लानिंग करता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, कोशिश नहीं करते। हमें कोशिश करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एफर्ट करनी चाहिए। तो मैंने वो ये बिजनेस लाइन शुरू की, ये चूज़ किया। ट्रेडिंग में मैंने फिर सबसे पहले जो है वो फूड आइटम्स को लिया, क्योंकि मैंने जब मेरी रिसर्च से मुझे पता चला कि दुनिया में दो ऐसे काम हैं जो हर साल जो है, हर साल उनकी कीमतें सिर्फ बढ़ती हैं। एक तो पहला काम है फूड। दुनिया की आबादी हर साल बढ़ रही है, लेकिन दुनिया की फूड की प्रोडक्शन हर साल कम हो रही है। जब दुनिया की आबादी बढ़ रही है, फूड की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इसका मतलब प्राइसेस बढ़ेंगी। और जो इसकी ट्रेडिंग में या बिजनेस में इन्वॉल्व है, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वो और कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे। इसी तरह से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, तो हर साल नए नए जोड़े शादियां करते हैं। वो जो नए लोग शादियां करते हैं, कुछ अरसे के बाद उनको अलहदा घर चाहिए होता है, और वो एक घर में गुजारा नहीं हो पाता। तो ये एक नेचुरल सी ज़रूरत है कि घर में अगर एक कमरा है तो बाद में दो कमरों की ज़रूरत है, दो हैं तो चार की ज़रूरत है। तो वो फिर अलहदा घर जब चाहिए, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी का बिजनेस। तो वो प्रॉपर्टी का भी बिजनेस इसीलिए, जैसे भी हालात हों, नए घर बनेंगे, नए रूम बनेंगे, नए कमरे बनेंगे, नए घर बनेंगे, नई ज़मीन बिकेगी, शहर आबाद होंगे। एक तो ये बिजनेस, दूसरा फूड का। तो प्रॉपर्टी का बिजनेस के लिए कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए तो आप शिफ्टिंग जब मर्जी कर सकते हो। आप फूड आइटम से शुरू करें। तो मैंने फिर फूड आइटम्स में मैंने शॉर्ट लिस्ट किया कि ऐसी आइटम्स जो पूरा साल जो है चलती रहे और जिसमें अप एंड डाउन ना आए, और जो हर घर की ज़रूरत हो। तो उसमें फिर मैंने देखा कि हर घर की ज़रूरत सुरख मिर्च भी है, हर घर की ज़रूरत हल्दी भी है, हर घर की ज़रूरत नमक भी है, हर घर की ज़रूरत इसी तरह शुगर भी है, इसी तरह हर घर की दालें भी हैं, चने भी हैं। इस तो ये आप जब लिस्ट बनाते हो तो आपको पता चलता है 6-7 ऐसी आइटम्स हैं जिनका बड़े पैमाने पे काम हो सकता है। फिर बासमती चावल आ जाते हैं। तो फिर बासमती चावल ले लें, रेड चिल्ली ले लें, नमक ले लें, दालें ले लें, चने ले लें। ये सारी चीज़ें जो है, ये एक ऐसी है जो पूरे पाकिस्तान लेवल पे उनका बिजनेस हो सकता है। और फिर जब आप पाकिस्तान लेवल पे जाते हैं तो फिर आगे एक्सपोर्ट भी इनकी होती है। तो बंदे को हमेशा काम वही करना चाहिए जिसको वो छोटा स्टार्ट ले, लेकिन उस काम में इतना पोटेंशियल हो कि कल को अगर करोड़ों में या अरबों में करना पड़े, दुनिया के सारे ममालिक में करना पड़े, तो वो कर सके। तो इसलिए हमें बड़ा सोचना चाहिए। हम एक छोटा स्टेप तो ले रहे हैं, लेकिन एक ईंट छोटी होती है। 100 ईंट मिला ली जाए, 1000 ईंट मिला ली जाए और 1 लाख ईंट मिला ली जाए, तो एक बड़ा महल तैयार हो जाता है। तो इसलिए काम तो छोटा है, एक ईंट तो छोटी है, लेकिन अगर लाखों ईंटें मिला ली जाए तो बहुत बड़ा घर बन जाता है। तो छोटे स्टेप्स लें, छोटे स्टेप से हम शुरू करेंगे तो ऑनवर्ड आगे बढ़ते जाएंगे। हमने ये सोचा कि जो हमें पता है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और आप लोग उससे फिर फ़ायदा उठा के ज़िंदगी में कुछ आगे करें। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं आप लोगों को। आप कंसल्टेंसी हमारे से मांगेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो हमारे पास मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मकसद ये है कि आप कामयाब हों। बात चली थी कि दुनिया में मेजर ग्रोअर्स कौन से हैं, तो इसमें हमने देखा कि कुछ ममालिक जो है, ये हल्दी के हवाले से हमने शार्ट लिस्ट किए कि इसमें हल्दी में इंडिया जो है वो बहुत बड़ा ग्रोअर है और एक्सपोर्टर है। उसके बाद आ जाता है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है, और इसके बाद श्रीलंका,
और इसके बाद आ जाता है ताइवान, फिर चाइना और बर्मा। उसके बाद कुछ ममालिक है ब्राज़ील और इंडोनेशिया वगैरह, लेकिन इंडिया टॉप पे आता है। उसके बाद पाकिस्तान है दूसरे नंबर पे, उसके बाद श्रीलंका है और फिर ताइवान, और पहले जो दो ममालिक में इंडिया आ जाता है। तो इम्पोर्टर्स में अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से ममालिक इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें आप देखें जापान है, यूके है, यूएसए है, दुबई है, यूएई है, ईरान है, श्रीलंका है और नॉर्थ अमेरिका के बहुत से ममालिक हैं। तो ये सारे जो है इंपोर्ट करते हैं हल्दी। और इसमें यूरोपियन, नीदरलैंड, जर्मनी वगैरह ये ममालिक भी आ जाते हैं, ये सारे इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ इसके जो है हल्दी के यूजेस शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं यहाँ पर। कि एक तो ये है कि इसके अंदर जो है ना ये टर्मिनॉल जो होता है, टर्मिनॉल एक इसका ऑयल है जो वोलेटाइल ऑयल होता है, और इसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हाउस होल्ड रेमेडी यानी कि घर में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ होती है। उसके साथ साथ कलरिंग एजेंट जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर नेचुरल कलर जो है उसके लिए यूज़ होती है। कॉटन और वूल फैब्रिक्स जो है, यानी कि कॉटन और वूल के जो कपड़े हैं उनकी डाइंग के लिए एज ए नेचुरल डाई यूज़ होती है ये। इस तरह कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल है, डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, फेस मास्क हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में। साथ ही साथ मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे हमने बताया कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, एक्सटर्नल जो वाउंड्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करने के लिए, सर्दी के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर है और एंटी डायबिटीज़ है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी जो है ये बहुत हेल्पफुल है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब आप एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो आप किसी भी मुल्क में किस तरह से बाइंग बाइंग के लिए जो बायर होता है या इंपोर्टर होता है वो कैसे ढूंढेंगे, ये आपके लिए सबसे अहम पॉइंट है। कि देखें, आप सारे प्रोसेस तो समझिए, आपने होलसेल शुरू कर दी, आप पिछले 1 साल से 6 महीने से इसका काम कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप भी डॉलर कमाएं, यूरो कमाएं, पाउंड कमाएं, यानी बड़े लेवल पे। तो हर बंदा सोचता है कि यार मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब मैं नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर जाऊँ। तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, और इसी के लिए इंसान कोशिश करता है कि खूब से खूब तर कहाँ तो देखती अब जाके ठहरती कहाँ, ये बंदे की नज़र जो है वो कहाँ जाके ठहरती है। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि उसको अगर इस मोबाइल की ख्वाहिश है, तो जब ये मोबाइल उसको मिल जाता है तो उसके बाद वो कहता है कि इससे अच्छा मोबाइल जो है अब मुझे चाहिए। जब इससे अच्छा मिल जाता है तो फिर उसकी फितरत में एक वक्त के बाद ख्वाहिश आती है कि अब इससे अच्छा चाहिए। किसी भी इंसान, कोई भी इंसान जो है, जितना भी बड़ा मोमन है, जितना भी, अल्लाह ताला कुछ लोगों को ख़ास जो है ना वो रुतबा दिया हुआ होता है, लेकिन जो हम सारे इंसान हैं हमारी नेचर के अंदर ये बात शामिल है कि जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो जब तक वो हमारा ख्वाब होती है तब तक हम उसके पीछे पागल होते हैं। तो जैसे ही हमारे ख्वाब की ताबीर हमें मिल जाती है तो उसके बाद हम दूसरा ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। जब उसकी भी ताबीर मिल जाती है तो फिर हम तीसरा देखना शुरू कर देते हैं, उसकी भी ताबीर मिलती है तो चौथा देखना शुरू कर देते हैं। तो हम जिंदगी में अगर हम बादशाह बन जाते हैं किसी मुल्क के, तो एक मुल्क के बने हैं तो फिर हम कहते हैं अब 5 मुल्कों के होना चाहिए, तो 5 के बनने के बाद कहेंगे अब 10 है, 10 के बाद हमें चाहिए अब पूरी दुनिया हमारी होनी चाहिए। तो ये मरने तक तो ये दौड़ चलती रहेगी, और इंशाल्लाह ताला आप भी दौड़ते रहेंगे, मैं भी दौड़ता रहूँगा। हर बंदा जो है उसकी ये ख्वाहिश होती है वो आगे से आगे बढ़े। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस बढ़ने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आप मस्कीनों के ऊपर जुल्म करके, गरीबों के ऊपर जुल्म करके, उनका खून चूस कर, उनकी लाशों की सीढ़ियाँ बनाकर आप उनके ऊपर पाँव रख कर आगे बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जायज़ सर्विस दे रहे हैं और लोगों को एक मुनासिब फ़ायदा ले रहे हैं,
और उनको भी कामयाब होने में मदद दे रहे हैं, और वो भी आपको कामयाब होने में मदद दे रहे हैं, और आप अपने रिलेशंस में इज्जत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इंसाफ भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ये ज़्यादा अच्छा है। इस रास्ते में अगर आपकी मौत भी हो जाती है, दुनिया से भी चले जाते हैं, तो कम से कम सेटिस्फाइड तो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ ये होता है कि एक बंदे की कहानी आपको सुनाऊंगा कि एक बंदा था, वो जिंदगी में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की, और वो मेहनत करते कोशिश करते करते पैसा कमाने निकला। और जब एक पैसा, देखें ज़िंदगी में जब इंसान चलता है तो कुछ फेलियर्स भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कुछ लोग धोखा भी देते हैं, और कुछ लोग जो है वो आपको रास्ते में आपके साथ समझ लें कि गलत भी कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं, इस वजह से फेलियर हो जाता है। तो उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ फेलियर्स आए, जिन जिन फेलियर्स ने उसको एक ऐसा शख्स बना दिया कि जो अपने बीवी बच्चों के साथ भी हर वक्त लड़ता रहता, और अपने जो है फैमिली क्लोज दोस्त थे उनके साथ भी बात बात पे झगड़ा करता। तो उसकी नेचर तबीयत इस तरह की बन गई कि वो अपने सराउंडिंग में किसी भी बंदे पर एतमाद करने को तैयार नहीं था। जब वो किसी भी बंदे को एतमाद करने को तैयार नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्त उससे दूर होते गए, आहिस्ता आहिस्ता उसके रिश्तेदार उससे दूर होते गए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीवी भी उसके छोड़ के चली गई, उसके बच्चे भी उससे दूर हो गए। आखिर में वो बहुत कामयाब हो गया, बहुत कामयाब हो गया, इतना कामयाब कि समझ लें कि दुनिया के खजाने उसके पास थे, दुनिया जहान की दौलत थी उसके पास, अरबों खरबों रुपया था। तो जब वो बूढ़ा हुआ और मरने के लिए मर गए, यानी कि समझ ले बिस्तर पे था, तो उस वक्त जो है नर्स उसके पास, जो उसकी केयर टेकर थी उसके पास है, और वो समझ लें कि बेड पे लेटा हुआ है। तो वो सोच रहा है कि आज उसके पास दुनिया जहान की दौलतें तो हैं, लेकिन उसके अपने उसके पास नहीं है। आज उसकी इस दर्द और इस तकलीफ में कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। आज जिस हालात से वो गुजर रहा है, आज उसको ज़रूरत थी उसके बच्चे उसके पास होते, आज उसको ज़रूरत थी उसका जीवन साथी उसकी बीवी उसके साथ होती, आज उसको ज़रूरत थी उसके दोस्त उसके जो है वो चारों तरफ खड़े हुए होते और उसको तसल्ली दे रहे होते। तो आज उसको इन रिश्तों की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी, और वो चाह रहा था कि कोई अपना हो उसके पास। अब वो जो दौलतें थी, लाखों अरबों करोड़ों खरबों रुपए, वो बैंकों के अंदर पड़े हुए थे, और वो बैंकों में ही रह जाने थे, और वो जो था इस दुनिया से चला जाना था। अब इस हालत में जब वो है, वो सोच रहा है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो नर्स जो है उससे पूछती है कि सर क्या हुआ, आप तबीयत ठीक है आपकी, आप क्या मसला है। तो उसकी सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, तो वो मरते मरते वो ये कह रहा होता है, उसकी ज़बान से ये अल्फाज निकल रहे होते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती क्या थी? गलती यही थी कि पैसे की दौड़ में उसने अपनों को खो दिया था। आप पैसा ज़रूर कमाएं, पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, लेकिन पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी है। अब गाड़ी के लिए पेट्रोल जो है वो आप लेते हैं, और आपको पता है कि एक हद तक गाड़ी के अंदर पेट्रोल जमा किया जा सकता है। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल के गैलन भर भर के रख लेंगे, और एक वक्त ये है कि छोटी सी चिंगारी से वो गैलन में आग लगे और वो सारा पेट्रोल जल जाए, और आप भी उस गाड़ी में उसके साथ ही जल जाए, तो गाड़ी जो है वो ज़िंदगी है, और पेट्रोल जो है वो पैसा है। तो मेरे भाई, पैसे की अहमियत है, लेकिन इतनी ही है जितनी पेट्रोल की अहमियत गाड़ी के लिए। गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, लेकिन वो उसकी ड्राइविंग सीट पे हम हैं, और अगर हम अकेले होंगे तो ज़िंदगी का सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कटेगा नहीं। लेकिन अगर हमारे साथ हमारे दोस्त होंगे,
गाड़ी में अगली सीटों पे, पिछली सीटों पे हमारे इसी तरह फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत खुशगवार और बहुत प्यारी होगी। और उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी कमा सकेंगे ना, तो फिर भी हम खुश होंगे। और किसी बंदे ने पूछा कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, तो बताया गया कि कोई इंसान जितना खुश होता है उतना ही वो कामयाब होता है। तो अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। हम दिन में 3 दफ़ा ही खाना खा सकते हैं और एक प्लेट ही खा सकते हैं। आप एक देग नहीं खा सकते एक वक्त में। तो इतना पैसे के लिए ना भागें कि सारी दुनिया का रिज़्क आप इकट्ठा कर लें, सारी दुनिया का पैसा आप अपने पास इकट्ठा कर लें और बाद में आपको उसको इस्तेमाल करने का भी मौका ना मिले। आखिर एक दिन तो आपने चले ही जाना है, मैंने भी चले जाना, हम सब ने चले जाना है। तो फिर वो लूट खसूट, चोरी, जुल्म, धोखा, बेईमानी, फ्रॉड, इन चीज़ों से पैसा कमाने की हमें क्या ज़रूरत है। हम मुखलसी से मेहनत करते हैं और जो हमारी किस्मत में है, जो हमारे मुकद्दर में है, जो हमें मिलना है, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर मिलेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें। देखिए, जॉब जो है वो लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और लाखों लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। तो हमारा ये सीरीज़ शुरू करने का मकसद भी ये था कि हम आप लोगों के साथ जो हमें पता है शेयर करें और आप थोड़ी सी एफर्ट करें, आप विज़िट करें, रिसर्च करें और आपको एक थोड़ा सा पता हो। अगर हम अलिफ बे ते से भी सिखा रहे हैं या 1 2 3 भी सिखा रहे हैं ना, तो कम से कम कुछ आपको बता तो रहे हैं। तो ये फ्री में ही है और आगे आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी कोशिश करें और बिज़नेस शुरू करें, ट्रेडिंग करें। ये 1 रुपये से भी हो सकता है, 1 लाख से भी हो सकता है, 1,000 से भी हो सकता है, बगैर पैसे के भी हो सकता है। ये ट्रेडर है, ये बेच रहा है और ये इसने लेना है। आप इसके पास जाओ, इसे कहो मैं आपका माल बेच देता हूँ। इसने लेना है, उसके पास जाओ कि मेरे प्यारे भाई आप तो ले ही रहे हो, किसी से ले रहे हो, मुझसे ले लो, मेरा भी भला हो जाएगा। इससे माल उठाओ, इसे ले जाके बेच दो और बीच में से अपनी कमीशन ले लो। बगैर पैसे के भी ये काम हो सकता है। आप कमीशन बेस पर फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हो। जब आपको ये बेचना आ जाएगा फिर आप ख़रीदना शुरू कर देना और ख़रीद के अपना बेचना शुरू कर देना। जब अपना बेचने लगोगे तो अल्लाह की रहमत से लाख से 10 लाख बनेगा, 1 करोड़ बनेगा और एक वक्त आएगा कि आप इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप नीचे से उठकर आए होंगे, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आपने वो सीखा होगा जो प्रैक्टिकल ग्राउंड में से आपने सीखा है, मेहनत से सीखा है। आप कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का, तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे और बहुत कामयाब होंगे। और कामयाबी में यही बात आपने जहन में रखनी है इस सारे सफ़र में कि आप जब ये कामयाबी के सफ़र में चल रहे हैं तो अपने दोस्तों को नहीं भूलना, अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलना, अपने बीवी को नहीं भूलना, अपने बच्चों को नहीं भूलना। आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान नहीं करना। आज जो आपके बच्चों का, बीवी का टाइम हक बनता है उन्हें दो। अगर उनका 6 घंटे हक बनता है, कम से कम 1 घंटा तो दो, 2 घंटे तो दो ना उनको। और ये ना करो कि आने वाले कल के चक्कर में पता नहीं कल कैसा आना है, इससे अच्छा आना है या इससे बुरा आना है। लेकिन आज जो है ये आज है। तो बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आना, फैमिली ने आपको दोबारा नहीं मिलना, ज़िंदगी में ये दिन दोबारा नहीं आना। तो कम से कम इस दिन में जितनी खुशियाँ आप हासिल कर सकते हैं वो तो हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन सर, माशाल्लाह आपने बड़ी ही अच्छी बातें की। मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।